हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट important न्यूज फ्रॉम August 4, 2022. Now, yeah, here we are going to study some important news coming from the foreign affairs about the Taiwan issue. Okay, and then we will follow the news in the foreign page also, that US and Indonesia and many other countries, they are doing the joint drill in that region. Okay, and we will see the impact of all those things. Then we have an editorial about the trade deficit. हम पहले से ही जानते हैं कि तो इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, it has widened mainly because of increase in import and fall in export. नोमुरा का आज एक रिपोर्ट भी है उससे रिलेटेड, हम उसको भी पढ़ेंगे कि that why export is now going down. Fine. So let's start with the news. The first is that Supreme Court calls for a panel to look into freebies issue. तो ये freebies क्या है? हमने 2 या 3 एडिटोरियल भी इसके बारे में पढ़ लिया है। तो जो इलेक्टोरल प्रोमिसेस होते हैं, गिविंग एनीथिंग फॉर फ्री फॉर वोटिंग टू समवन इन पावर, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीबीज। ठीक है ना, इसको फ्रीबीज कल्चर कहते हैं। फाइन। अब फ्रीबीज कल्चर देखिए प्रॉब्लमेटिक क्यों है। ठीक है, फ्रीबीज में क्या होता है, सपोज कि इलेक्शन हो रहा है, ठीक, और जो इलेक्शन में जो भी फाइट कर रहा है इलेक्शन, वो कहता है कि अगर मुझे आप जिता दोगे तो मैं आपको फ्री में टेलीविजन दूंगा या फ्री में आपको कुछ और मटेरियल थिंग्स दूंगा। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज फ्रीबीज। फाइन। सो यहाँ पे ये जो है कि इसका प्रॉब्लम क्या है कि सपोज द स्टेट इज अनाउंसिंग द फ्रीबीज फॉर ड्यूरिंग द इलेक्शन, सो इट क्रिएट्स डेप्ट फॉर द स्टेट, कर्जे में डालता है स्टेट को। फाइन। अगर स्टेट के पास कर्जा पहले से ही है तो ये डेप्ट जो है वो बढ़ते जाता है, एंड इट मेक्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एट द स्टेट लेवल वेरी अनसस्टेनेबल। गॉट इट। अगर हम श्रीलंका में देखेंगे, सो श्रीलंका में दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट वाई श्रीलंका इज टुडे इन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो श्रीलंका में जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, दे अनाउंस्ड मैनी फ्रीबीज ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ओके, और उसको पूरा करते करते क्या हुआ कि डेप्ट जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंड देन व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे स्टार्टेड ड्राइंग अप, so it led to a full blown economic crisis. So यहाँ पे अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हैज कॉल्ड फॉर पैनल टू लुक इनटू फ्रीबीज इशू। अगर हम कायदे से देखें तो ये जॉब किसका है, इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, गॉट इट, फाइन। बट हियर इलेक्शन कमीशन हैज नॉट सेट अप एन पैनल, इट हैज बीन सेट अप बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, इस आर्टिकल में आप पढ़ेंगे कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस इशू का कॉग्निजेंस अभी तक नहीं लिया, दैट्स व्हाई दिस मैटर इज इन सुप्रीम कोर्ट। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर अ पैनल टू लुक इनटू दिस फ्रीबीज इशू। ये जो पैनल होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ दिस पैनल, एंड आफ्टर दे डिसाइड इट, देन सुप्रीम कोर्ट विल पास द ऑर्डर टू सेट अप अ पैनल टू लुक इनटू दिस फ्रीबीज इशू। पास्ट में सुप्रीम कोर्ट व्हेन वाज हियरिंग अबाउट दिस फ्रीबीज इशू, तो उन्होंने कपिल सिब्बल को पूछा था। कपिल सिब्बल काउंसिल थे, किसी और केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, तो उनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने एक तरीका बताया था कि इलेक्शन कमीशन को इससे दूर रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पॉलिटिकल मैटर। ओके, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच हैज़ टू रिमेन न्यूट्रल, इट शुड नॉट बी ब्रॉट इनटू इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि या देयर आर अदर वेज लाइक फाइनेंस कमीशन। ओके, ये कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि फाइनेंस कमीशन की हम हेल्प ले सकते हैं, विच इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280। ओके, सो फाइनेंस कमीशन में कैन रिकमेंड, कैन टेक सच मेजर्स दैट इफ द डेप्ट ऑफ द स्टेट इज़ वेरी हाई, देन द जो फाइनेंशियल एलोकेशन होता है टू दैट स्टेट, दैट कैन बी एडजस्टेड इन दैट वे, सो दैट द फ्रीबीज कल्चर इज नॉट प्रमोटेड इन अ स्टेट ड्यूरिंग इलेक्शन। द नेक्स्ट इज चाइना सेट स्टेप्स अप प्रेशर ऑन ताइवान। ठीक है ना, तो ये है चाइना स्टेप्स अप प्रेशर ऑन ताइवान। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ताइवान की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, शी रिसेंटली विजिटेड ताइवान। ओके, एंड चाइना हैज वार्नड अगेंस्ट सच विजिट, इट इज सेइंग दैट यूएस डज नॉट रिकॉग्नाइज द वन चाइना पॉलिसी टू विच इट हैड अर्लियर कमिटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक एक्ट है दैट इज कॉल्ड एज ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979। इस एक्ट के अंदर क्या है, दैट यूएस प्रेसिडेंट कैन हेल्प द ताइवान, ओके, जो सेल्फ डिफेंस के लिए ताइवान की हेल्प की जा सकती है अंडर द ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979।
This position of US, that at one hand it is recognizing mainland China, that is People's Republic of China, and one China policy, at the same time maintaining a defense relation with Taiwan. This is called as strategic ambiguity. ठीक है, यहाँ पे अगर हम नैन्सी पॉलिसी को देखेंगे तो इनका हिस्ट्री रहा है फॉर क्रिटिसाइजिंग द चाइना, फॉर एक्शन इन ताइवान, फॉर हांगकांग, ठीक है, एंड तिब्बत. द नेक्स्ट इज यूनियन गवर्नमेंट रोल्स बैक डेटा प्रोटेक्शन बिल. तो एक डेटा प्रोटेक्शन बिल है, which data protection bill, that is personal data protection bill. Now this bill has been withdrawn from the parliament. A government will introduce new bill. जब हम कल एडिटोरियल कह रहे थे तो हमने कल यूरोपियन यूनियन के बारे में एक बिल पढ़ा था, that is called as GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. ये यूरोपियन यूनियन का है. कल हम पढ़ रहे थे अबाउट क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, that is called as MiCA. So European Union has come out with a new regulation for regulating cryptocurrencies, that is MiCA. और पहले से ही उनका सोशल डेटा को रेगुलेट करने का एक रेगुलेशन है, दैट इज कॉल्ड GDPR. सो आफ्टर दैट मैनी कंट्रीज दे हैव कम अप विद द डेटा प्रोटेक्शन बिल. GDPR में क्या होता है कि द यूजर इट हैज द राइट ओवर इट द डेटा which is produced. Second, they have the right to be forgotten. So taking clue from all this, data protection bill 2019 was slated to be passed, but now many recommendations have been recommended, many changes have been recommended in the joint parliamentary committee. Now the government has withdrawn the bill and the government has said that it will introduce the new bill taking all these recommendations which have been made by the persons who were the members of joint parliamentary committee, and also the Supreme Court judgment related to right to privacy. The next is editorial से जो आज important है about trade worries. So again we are going to do here merchandise trade deficit. ठीक है, merchandise trade deficit. Now see, यहाँ पे दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए. एक है करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, फाइन, और एक ट्रेड डेफिसिट. तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, लेट मी गिव यू अ चार्ट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर. तो एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रेंड्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. ठीक है, फाइन. अब देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है. कैपिटल अकाउंट में जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक. दूसरा आता है FII, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. देन तीसरा आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. रिसेंटली RBI ने इसका लिमिट बढ़ाया है, तो इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. फिर आता है लोन्स एंड देन NRI अकाउंट्स. ओके, फाइन. सो कैपिटल अकाउंट में कभी भी डेफिसिट का टर्म हम यूज नहीं करते हैं. ओके, फाइन. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. करंट अकाउंट मतलब चालू खाता. करंट अकाउंट में देखिए दो आते हैं, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक है विजिबल, एक है इनविजिबल. विजिबल, इनविजिबल. विजिबल में क्या आएगा, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स या मर्चेंडाइज. फाइन. इनविजिबल में क्या आ जाएगा, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफर, जैसे रेमिटेंसेस होते हैं, ट्रांसफर एक्सेट्रा. तो जो ट्रेड इन गुड्स या मर्चेंडाइज है, अगर इसमें इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, ओके, देन वी कॉल इट एज ट्रेड डेफिसिट. तब हम इसको क्या कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट. और अगर ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, द करंट अकाउंट डेफिसिट विल आल्सो इंक्रीज. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ट्रेड डेफिसिट फॉर जुलाई, ओके, सो इट हैज़ इंक्रीज्ड, वाइडेंड टू अबाउट $30 बिलियन. फाइन. एंड इफ यू विल जस्ट सी कि यहाँ पे जो इम्पोर्ट है वो बढ़ते ही जा रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो घटते ही जा रहा है. वाई एक्सपोर्ट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ
वीक ग्लोबल डिमांड, वीक ग्लोबल डिमांड, ठीक है। अब इंपोर्ट देखिए क्यों बढ़ रहा है, एक तो रिकवरी फेज में है इंडिया, तो कोविड के टाइम में क्या हुआ कि सब कुछ बंद था, सो वी वर नॉट इंपोर्टिंग मशीन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, क्रूड ऑयल का डिमांड भी कम था, तब रिकवरी कर दिया इंडिया ने। अब जब रिकवरी किया है इंडिया ने तो क्या होगा कि डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स विल इंक्रीज, सो दैट इज द फर्स्ट रीजन दैट रिकवरी, दैट इंडिया इज इन रिकवरी फेज। सेकेंड इज इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, ठीक है, इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। Third is gold imports. Okay, all these are some of the causative factors which are increasing the trade deficits. Okay, अब हम एक्सपोर्ट्स में देखिए क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे हमारे जो गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, गारमेंट्स, यार्न, टेक्सटाइल्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब का अगर हम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो इट हैज़ डिप्ड। ओके, नाउ कमिंग टू हियर दैट वाई एक्सपोर्ट इज परफॉर्मिंग वेरी वीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको रीजन क्या दिया, ग्लोबल वीक डिमांड। तो जैसे कि आप देखेंगे, टेक सम इम्पोर्टेंट मार्केट्स फॉर इंडिया लाइक यूरोपियन यूनियन, यूएसए, ठीक है ना। तो अगर आप इन इकोनॉमीज को देखोगे तो दीज इकोनॉमीज आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वेरी हाई ओवर हियर। इकोनॉमी का जो आउटपुट है दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग, जो डिमांड है गुड्स का वो यहाँ पे भी कम चल रहा है। सो दैट्स वाई इफ यू विल जस्ट सी दैट द दिस इकोनॉमीज हु आर फेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसेशंस, so that's why there is a weak demand from of Indian goods from this economies, which is slowing the export in India. Now coming to this Taliban about Afghanistan. So once again Afghanistan is in news. लास्ट टाइम इसी टाइम पे अफगानिस्तान भी फिर से न्यूज़ में था when Taliban was capturing cities after cities in Afghanistan after the announcement of US withdrawal. US withdrew from Afghanistan finally on 31st August 2021. Okay, and Taliban captured Kabul on 15th August 2021. Okay, now this US withdrawal, जो US withdraw किया था तालिबान से, उसके पीछे एक एग्रीमेंट है दैट इज कॉल्ड एज दोहा एग्रीमेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज दोहा एग्रीमेंट। अब इस दोहा एग्रीमेंट में दिस वाज साइंड बाय यूएस एंड तालिबान, ठीक है। जो इसका पहला क्लॉज था वो ये था अबाउट यूएस विड्रॉवल, दैट यूएस विल विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक। सेकेंड और थर्ड क्लॉसेस क्या थे, सेकेंड तो यही था कि तालिबान विल टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ national government in Afghanistan. Third was respecting the rights of minorities, girls, etc. Okay, fine. Fourth and very important was that Taliban will not allow other terrorist organizations to take refuge in Afghanistan. मतलब resisting Afghanistan from becoming safe haven for terrorists, from becoming safe haven for टेररिस्ट, ठीक है। अब जो रिसेंट अलकायदा चीफ हैं जिनको यूएस ड्रोन स्ट्राइक में किल किया गया है, वो कहाँ पे किल किया गया, काबुल में। फाइन, अब ये दिखाया जाता है कि काबुल में ये कैसे पहुंचे। सो ही रीच्ड काबुल आफ्टर द तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। तो अब ये जो लास्ट वाला क्लॉज है दैट अफगानिस्तान विल नॉट बिकम अ टेरर हेवन, तो ये कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान, जो तालिबान की तरफ से कमिटमेंट था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक हक्कानी नेटवर्क है, ओके, हक्कानी नेटवर्क, इसके जो चीफ हैं ही इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर एंड हक्कानी नेटवर्क इट हैज़ वेरी क्लोज टाइज विद अलकायदा। ओके, सो अफगानिस्तान इज बैक ट्रैकिंग हियर अगेन। अफगानिस्तान इज ऑल्सो बैक ट्रैकिंग ऑन द कमिटमेंट विच इट हैड मेड फॉर रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड गर्ल्स। सो इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट अफगानिस्तान से में वुमेन को लेके नए रिस्ट्रिक्शंस आए हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, जॉब्स, ओके, आउट ऑफ साइट्स, अबाउट फीमेल टेलीविजन एंकर्स। जैसे कि इफ यू विल जस्ट सी दैट देयर आर न्यू रिस्ट्रिक्शंस विच मैंडेट दैट वुमेन मस्ट बी एस्कॉर्टेड इन पब्लिक एट ऑल टाइम्स, ensuring that Afghan women who are known for their vibrant contributions over the past 2 decades in every field are being efficient from society without a pushback from any quarter. So these are the lessons which Taliban has learned. Okay, then Taliban is also aware that now America it has other problems also, especially in
South China Sea, especially in Indo-Pacific region where it has to counter China. वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी बहुत बार reiterate किया है कि that the focus of USA will be to counter Chinese rise in Indo-Pacific region. The next is India to host UNSC meet on counter-terrorism. So this is very important. United Nations Security Council. So it is one of the principal organ of United Nations. ठीक है, और यूएनएससी का जो होता है मेंबर्स दो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं P5 मेंबर्स. सो दिस P5 मेंबर्स इफ यू विल सी दे आर चाइना, रशिया, यूएस, फ्रांस, okay, and UK. These are called as P5 members, and 10 are non-permanent members who are elected for the period of 2 years. So currently India is the non-permanent member, and India is also chairing a very important committee of United Nations Security Council, that is Counter-Terrorism Committee, which is India is chairing for this year. India is going to host UNSC meet on counter-terrorism in India, that is in Delhi and Mumbai in October. And this why India is hosting it, because India is chairperson of or chairman of Counter-Terrorism Committee. Okay, and it focuses on certain challenges like terror financing, cyber threats, and use of drones. In this meeting, India is also going to highlight the cross-border threats coming from Pakistan and Afghanistan. Okay, now see, if you will see that in August 2021, India was also chairing the United Nations Security Council for 1 month. Okay, and then if you will just see that at that point of time, Mr. Modi had chaired a UNSC special session on enhancing maritime security virtually. But now if you will just see that India for terrorism, India is going to push a comprehensive convention on international terrorism, which was first proposed in 1996, and India is also going to highlight that India is a victim of terrorism. Fine. The next is factual information. So who is India's permanent representative to United Nations? So she is Ruchira Kamboj. Fine. उसके बाद अगर हम देखेंगे दैट इफ यू विल जस्ट सी दैट स्पेशल मीटिंग का जो होगा फोकस वो क्या क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट एरियाज. सो दिस 3 सिग्निफिकेंट एरियाज आर इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, टेरर फाइनेंसिंग, अनमैन्ड एरियल सिस्टम. सो दिस विल बी द 3 focus area of this meeting, which will be held in Mumbai and Delhi in October. The next is India brings 36 from Kabul. So if we will just see that India on Wednesday has evacuated 30 Afghan Sikhs, including children, from Kabul. So there was a non-scheduled commercial flight of Afghanistan's Calm Air which brought these individuals to Indira Gandhi International Airport in Delhi. Now, why the Sikhs have been evacuated? क्योंकि हम पास्ट में देखेंगे तो काबुल में इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस ISKP it has claimed the attack and cited the it has claimed the attack on Gurudwara. ठीक है, गुरुद्वारा इन काबुल. The next is Gati Shakti University. So we had discussed about this. There is Gati Shakti. This is the mission. एक Gati Shakti mission भी है. Their mission is to related to infrastructure for developing multimodal connectivity. For developing multimodal connectivity. ठीक है ना? That is called as Gati Shakti plan. Fine. So it was announced Gati Shakti plan last year, but now if we will just say to give it a momentum, a Gati Shakti University is established for which a bill has been passed. This is the first central university to be established after the passing of National Education Policy 2020. Now if you will just see, there is one body that is called as National Rail and Transportation University in Vadodara. इसी को गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और इसका स्कोप जो पहले रेल पे फोकस करता है तो इसके स्कोप को बढ़ाया जाएगा, which will not only cover railways but entire transportation sector. The next is Chief Vigilance Commissioner. So if you will just see that who is the India's new Chief Vigilance Commissioner. So Suresh N. Patel is India's Chief Vigilance Commissioner. Okay. Then if you will just see that who administered the oath to Chief Vigilance Commissioner. So our President Draupadi Murmu, she administered the oath. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो होता है इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CVC इज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ opposition. Then 2 new vigilance commissioner has also been appointed.
One is Arvind Kumar, who is former Intelligence Bureau Chief, and Praveen Kumar Srivastava, who is an ex-IS officer. The next is Vikramaditya to go for repeat process again. So it is about aircraft carrier. ठीक है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर. तो इंडिया के पास अभी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? INS विक्रमादित्य. ठीक. और एक जो नेक्स्ट मंथ इट विल बी कमीशन इनटू इंडियन नेवी, दैट इज INS विक्रांत. INS विक्रांत. तो INS विक्रांत जो है वो इंडिया में ही बना है. इट हैज बीन बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. ठीक है. और INS विक्रांत इसको हमने रशिया से लिया था और इसका रशियन नाम है एडमिरल गोर्शकोव. एडमिरल गोर्शकोव. ओके फाइन. सो यहाँ पर हम देखेंगे दैट INS विक्रमादित्य की रिफिटिंग होने वाली है. ठीक है. और इट विल टेक कपल ऑफ मंथ बिफोर अगेन इट इज ऑपरेशनल. फाइन. एंड व्हेन द INS विक्रांत विल बी इंडक्टेड देन इंडिया विल हैव 2 aircraft carriers. The next is cabinet note for climate pledges at COP26. Now what is this COP26? Here I will take little time. Conference of Parties 26. देखिए एक बॉडी है, इट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है. उसके अंदर एक कन्वेंशन है जिसका एम है टू लिमिट द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. नाउ अंडर दिस द countries which have signed this convention, they are called as parties, and every year they meet, that is called as conference of parties. So the 26th meeting, that is 26th conference of parties, it was held in Glasgow in Scotland. ठीक है. यहाँ पे इंडिया ने 5 नए कमिटमेंट्स दिए थे related to climate, that is called as पंचामृत. If you will just see that these 5 commitments और पंचामृत is, first is India will, इसे बहुत ही important है, write it point by point. So India will increase its non-fossil energy capacity to 500 gigawatt by 2030. The next is it will meet 50% of its energy requirements from renewable energy by 2030. Then next is it will reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons from now till 2030. Next is it will reduce the carbon intensity of its economy by more than 45%. The next is it will achieve the target of net zero by year 2070. फाइन. तो ये COP26 पे इंडिया ने प्रॉमिस किया था ये 5 गोल्स. अब इंडिया के पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई किया है. तो इसमें से सिर्फ 2 गोल्स ही इंक्लूड किए गए हैं जो पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया है. दैट इज इंडिया इज कमिटेड टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल. मतलब 2005 में जितना हमारा जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी था उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय 45%. उसके बाद जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा इंडिया में, दैट इज टोटल पावर इंस्टॉल्ड, ओके, उसमें से 50% विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है ना. कब तक? बाय 2030. ओके. नाउ अब ये न्यूज़ आपने कर लिया. अब एक न्यूज़ की तरफ आओ. बिल ऑन एनर्जी कंजर्वेशन इंट्रोड्यूस्ड. अब देखिए हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द लोकसभा दैट सीक्स टू मेक इट मैंडेटरी फॉर बिल्डिंग्स विद मिनिमम कनेक्टेड लोड. जो बिल्डिंग्स होती हैं जिनका मिनिमम कनेक्टेड लोड है कितना? 100 किलोवाट. ओके. सो दे हैव टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इस बिल में क्या है? दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल हैज द प्रोविजन टू एस्टेब्लिश कार्बन मार्केट्स एंड एम्पावर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस टू मेक regulations for smooth discharge of function. The next is health ministry brings out monkeypox guide. So if you will just see a new guide has come. So if you will just see over here, तो देखिए यहाँ पे देखिए डिजीज के नेचर को देखते हुए पहला बताया गया कि क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन. ठीक है. देन इट हैज कॉशन द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हाउस होल्ड मेंबर्स हु आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. The next is the ministry has advised against sharing linen, bedding of towels with people who have monkeypox symptoms and washing soiled linen or laundry oil infected persons with those of non-infected individuals. मतलब infected person और non-infected persons के कपड़े धोते वक्त मिस नहीं किए जाएंगे. The next is US Indonesia hold joint military drills amid China's concerns. So यहाँ पे हम देखेंगे कि United States और Indonesia they started combat exercise on Indonesia Sumatra island. Fine.
and then they were also joined by other countries in the Indo-Pacific region. So if you will just see that more than 5,000 soldiers from US, Indonesia, Australia, Japan, Singapore, they are participating in this year's exercise, making it the largest since 2009. Okay, so this exercise has come in the backdrop of Nancy Pelosi's visit to Taiwan. The next is over here a statement from President Ranil Wickremesinghe that Sri Lanka's hardship to persist till end of year. So if he has also talked about the help which he got from the government of India during this crisis. He has introduced a plan which includes 25-year national economic policy. Okay, that is the thing. Then negotiations with International Monetary Fund for getting the bailout package from IMF, that is called as extended fund facility. Okay, then if you will just see that what is the total default declared by Sri Lankan government, that is $51 billion foreign debt which was declared in April. Now see over here Sri Lanka and China. तो अगर हम देखेंगे कि in COVID-19 the total assistance which came from China was $2.8 billion. But okay, जो कोलंबो ने अभी नया रिक्वेस्ट किया है चाइना से, ओके, फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो अभी तक उसको मिला नहीं है. टिल नाउ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द सपोर्ट ऑफ $4 billion टू चाइना, टू श्रीलंका. नाउ कमिंग टू स्पोर्ट्स, if you will just see that Tulika wins silver. So if you will just see in the Commonwealth Games, so Indian judoka Tulika Mann, okay, she has won the silver medal in 78 category judo at Commonwealth Games. The next is that Indian mixed badminton team, they have settled for silver medal at the 2022 Commonwealth Games. The next is Saurav Ghoshal. Okay, he has claimed India's first ever singles medal in squash. He has won the bronze medal at the Commonwealth Games on the Wednesday. So over here you have to make a list of all the important who are winning from the Commonwealth Games. Then it is about Lovepreet. Okay, so he has won bronze medal in men's 109 kg weightlifting event. He is from Amritsar and he lifted total 355 kg of weight. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.